बोले तो किसानों की समस्या, टेक्नोलॉजी की समस्या है, कैपिटल की समस्या है, या इंश्योरेंस की समस्या है, ये तमाम तरह की समस्याएं हैं। किसान की आर्थिक स्थिति इस तरह नहीं है कि जो वो मॉडर्न फार्मिंग कर सकें, कॉर्पोरेट फार्मिंग कर सकें। इसके चलते एक सुविधा ये दिया गया कि अगर कोई किसान चाहे, कॉर्पोरेट चाहे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि कॉर्पोरेट में पहले ही एक एग्रीमेंट अगर बनता है कि आप गेहूं का उत्पादन करिए, या हॉर्टिकल्चर में हो सके आप टमाटर का उत्पादन करिए, और हम आपको मिनिमम इतना प्राइस आपको देंगे, चाहे जो भी प्रोडक्शन होगा तो हम ये प्राइस देंगे, और खरीद बिक्री की आपकी समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये एक एक्ट का प्रावधान किया गया कि अगर किसान चाहे तो वो कॉर्पोरेट के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि तो एग्रीमेंट के क्लॉज में क्या क्या होगा, कि प्राइस इनको क्या मिलेगा, कब माल का डिलीवरी लेंगे, कितना डिलीवरी लेंगे, ये तमाम चीज वो एग्रीमेंट के क्लॉज से आप लोगों को ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए दूसरा वाला एक्ट आया, और इस एक्ट में यह है कि एक मॉडल एग्रीमेंट का प्रारूप, मॉडल एग्रीमेंट, वो केंद्र सरकार लाएगी, और किसान अगर चाहें तो वो खेती करें, उनको हो सके बहुत सारी सुविधा कॉर्पोरेट दो, तो एग्रीमेंट का क्लॉज होगा कि हम क्या क्या सुविधा देंगे, बदले में हम आपको क्या प्राइस देंगे आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, और कितना हम माल आपका मैंने परचेज कर लेंगे, और कब उठा लेंगे। एक चीज हम बोलना इसमें भूल गए, उसमें एक क्लॉज में है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो बिक्री होगी, सामान्य तौर पर सेम डे पेमेंट होना है किसान को, या 3 दिन के अंदर। और अगर दोनों में अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, ठीक है, दोनों में अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, पारस्परिक सहमति बने कि नहीं भाई हम 15 दिन पर पेमेंट लेंगे, महीना दिन पर पेमेंट लेंगे, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन एक्ट का प्रावधान ये है, ये सामान्य तौर पर उसको उसी दिन या 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट करना है, और अगर दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। अब मॉडल एग्रीमेंट भारत सरकार लाएगी कि हाँ हाँ ये क्लॉज होगा, जिसमें माने क्या क्या होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन, ब्रॉडली बोले तो टर्म्स एंड कंडीशन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, विथ रेस्पेक्ट टू परचेज, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये तमाम चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा हुआ। और उसमें एक मिनिमम प्राइस एश्योर करना है कॉर्पोरेट को कि चाहे जिस किसी भी हाल में हो, लेकिन मिनिमम इतना प्राइस तो आपको देना ही हो। इसका एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि इस एग्रीमेंट के तहत कोई भी कॉर्पोरेट किसानों के जमीन को मॉर्गेज नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग आप कर रहे हैं, बैंक का लोन ले लिए, मॉर्गेज कर दिए, किसानों के जमीन को आप मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, ना उसको सेल कर सकते हैं, ना उसको लीज कर सकते हैं। ये क्लॉज है, एक्ट का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी पेनल प्रोविजन है कि अगर, और डिस्प्यूट सेटलमेंट का वही 3 टियर सिस्टम है जो मैंने पहले वाले एक्ट में बताया था कि ये एक कंसिलिएशन बोर्ड होगा, एक एसडीएम के लेवल पर होगा, एक कलेक्टर के लेवल पर होगा। दूसरा है कि एग्रीमेंट ही कब तक होगा, तो आम तौर पर एक क्रॉप ईयर या म्यूचुअली दोनों के बीच जो डिसाइड हो। क्रॉप ईयर से आप लोग क्या समझते हैं? क्रॉप ईयर जैसे मान लिया गेहूं, ये साल भर का चीज हो सकता है। लेकिन अब अगर सपोज करिए कि कोई स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए लेता है, तो ये कोई 1 साल का प्रोजेक्ट तो नहीं है। एक इसका क्रॉप ईयर मेरे 4 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। कहने का मतलब कि एग्रीमेंट कब तक का होगा, ये एक क्रॉप ईयर या म्यूचुअली जो दोनों के बीच डिसाइड अगर होगा। अगर सपोज करिए कि हम अपना हमारा खेत है और उसमें हम हॉर्टिकल्चर में कहते हैं कि नहीं आम का बगीचा लगा दो, तो आम का बगीचा कोई 1 साल के लिए एग्रीमेंट नहीं होगा,
तो जब भी होगा 20 साल 25 साल के लिए म्यूचुअली माने वो एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट होगा। और अगर कोई भी पार्टी उस एग्रीमेंट के क्लॉज को वायलेट करता है तो फिर उसके लिए पेनल प्रोविजन है, उसके लिए पेनल प्रोविजन है। इस अगला जो इम्पोर्टेंट क्लॉज है इस सेकंड वाले एक्ट में, प्राइस एश्योरेंस वाले एक्ट में, वो ये है कि कोई भी कॉर्पोरेट कोई परमानेंट स्ट्रक्चर फार्मर के लैंड पर नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर वो एग्रीमेंट के तहत बनाता भी है तो उसको हटा लेना है, हटा लेना है। तो कहने का मतलब कि किसानों के जमीन को अक्षुण्ण रखा गया है। अगर अब सपोज करिए कि कलेक्टर या एसडीओ के लेवल पर अगर कोई फाइन भी होता है फार्मर को, किसानों को कोई फाइन अगर होता है सपोज करिए, तो वो रिकवरेबल उसके लैंड से नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ऐसा नहीं है जैसे देखते होंगे आप लोग, सुने होंगे कि बैंक से आप कर्जा लेते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं, अगर मकान को जमीन को गिरवी रखते हैं, कर्जा नहीं चुकाते हैं, तो वो बैंक उसको अटैच कर सकती है। चाहे जिसका आप कर्जा खाए हुए हैं वो आप पर माने एक्शन ले सकता है और उसको रख ले सकता है और जब्त कर सकता है। जबकि इस फार्म एक्ट के तहत कोई अगर किसानों पर अगर कोई जुर्माना होता है, अगर किसी मान लिया कि एग्जीक्यूटिव का या किसी मैंने कलेक्टर के स्तर पर, एसडीओ के स्तर पर अगर किसी क्लॉज को वायलेट किया है, इवन इफ क्लॉज को वायलेट किया है, उससे उसका रिकवरी होना है, लेकिन वो जमीन के आधार पर नहीं और उसके जमीन से वो रिकवरी नहीं हो सकता है। ये किसानों के इंटरेस्ट में किया गया। अगर शेयर क्रॉपर है, बटाईदारी के तहत खेती हो रहा है, उसके भी इंटरेस्ट को सेफ करना है। कहने का मतलब कि ये जो सेकंड वाला एक्ट है इसका मोटा मोटी क्लॉज और मोटा मोटी प्रावधान यही है। बहुत कुछ कॉमन है, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म वही है जो पहले वाले एक्ट में था। और इसमें एक नया चीज आया है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि उस जमीन को न मॉर्गेज किया जा सकता है, न लीज किया जा सकता है, न सेल किया जा सकता है। मतलब किसानों के इंटरेस्ट को अंत अंत तक प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है। अब तीसरा, अच्छा हाँ, इसमें एक क्लॉज इस सेकंड वाले एक्ट में भी है और उसके लिए अलग से भी एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज ब्रैकेट कमोडिटीज एक्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1955 का ये कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि एग्रीकल्चर जो फूड ग्रेन है या जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, इसकी जमाखोरी भी होती थी, होर्डिंग होती थी। इसलिए वो कानून बना था कि अगर कोई भी व्यापारी एक निश्चित सीमा से अधिक अगर अनाज का भंडारण करता है या जो उसमें जो जो कमोडिटी है, अभी नया एक जुटा उसमें कि मस्टर्ड ऑयल को भी उसी श्रेणी में रखा गया, एक निश्चित सीमा से ज्यादा होर्डिंग अगर करेंगे तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो उन पर जो पेनल प्रोविजन था वो पेनल प्रोविजन लगता था, उन पर जुर्माना लगता था, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का था। उसमें एक चेंज किया गया, माने वो एक्ट पर अभी हम और चर्चा करेंगे। पहले इसी सेकंड वाले एक्ट में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि इस फार्म एक्ट के क्रियान्वयन के कारण अगर कोई भी कॉर्पोरेट कितना हो भंडारण करता है तो ये भंडारण की सीमा उस हद तक शिथिल रहेगी। कहने का मतलब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के वो प्रावधान है जो भंडार पर जो सीलिंग है वो सीलिंग इस पर अब नहीं रहेगा। कारण है कि अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा, अगर कोई मान लीजिए कॉर्पोरेट है माने 50 एकड़ में खेती कराता है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, हो सके मान लीजिए कि उसको फूड प्रोसेसिंग के लिए उसको इतना माने सामान चाहिए, इतना सपोज करिए अचार बना रहा है या मुरब्बा बना रहा है उसको, या लीची का स्क्वैश बना रहा है, हो सके 1 लाख टन उसको लीची चाहिए। तो ये सीमा इस पर से हटाया गया है ताकि ये फार्म एक्ट का जो सेकेंड वाला एक्ट है इसके स्पिरिट को,
इसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। अगर सपोज करिए एक तरफ ये कानून ला रहा है भाई लार्ज स्केल फार्मिंग करिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग करिए और ये पूरी लिबर्टी है, और उधर सीमा भी लगाएंगे, तो इस एक्ट का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए ये क्लॉज दे दिया गया है कि वो सीमा शिथिल रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सक्यूशन ऑफ दीज फार्म एक्ट्स। अगर इस एक्ट के तहत अगर कुछ ऐसा माने भंडारण हो रहा है तो इस पर वो सीमाएं लागू नहीं होगी। तीसरा एक्ट भी वही है, अब वो अलग से सेपरेटली लिखा गया है। ये एक्ट का नाम क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज ब्रैकेट में अमेंडमेंट एक्ट 2020। जैसा कि मैंने पहले बताया 1955 के कानून में वो संशोधन लाया गया, जिसमें केंद्र सरकार को ये पावर था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में कि अगर एक सीमा से ज्यादा अगर कोई फूड स्टफ का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का, इन चीजों का अगर भंडारण होता है तो सप्लाई को रेगुलेट करने का पावर भारत सरकार में था। अभी नया जो अमेंडमेंट आया अभी फार्म एक्ट के साथ, इसमें प्रावधान किया गया है, बड़ा लिमिटेड कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन इसमें बहुत न्यूनतम करेगा। किस परिस्थिति में करेगा? इस एक्ट में, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट में प्रावधान किया गया कि फूड स्टफ के मामले में, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट के मामले में, ये मस्टर्ड ऑयल का जो ये ग्रेन है मैंने सरसों, इन सब चीजों पर रेगुलेट कब करेगी भारत सरकार? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होगा? जैसे अभी कोरोना का काल है, अर्थक्वेक आ गया, मैंने भूकंप आ गया, महामारी आ गया, या मैंने जिसको अंग्रेजी में एक टर्म है फोर्स मेजर। कहने का मतलब जिस चीजों पर आम लोगों का नियंत्रण नहीं, अर्थक्वेक पर हम लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, अब महामारी अभी आया हुआ है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ये फोर्स मेजर सिचुएशन है, इसी में सरकार रेगुलेट कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी। दूसरा एक और कंडीशन है कि खाद्यान्न के रिटेल प्राइस में अगर 50% से ज्यादा का वृद्धि हुआ है और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट में अगर 100% अगर प्राइस राइज हुआ है पिछले 12 महीने के तुलना में, या विगत 5 साल का जो एवरेज प्राइस रहा है व्हिच एवर इज लोअर, उसके तुलना में अगर फूड स्टफ के प्राइस में 50% की वृद्धि हुई है और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस में अगर 100% की वृद्धि अगर हुई है, तो ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट कर सकती है सप्लाई को। तो कहने का मतलब ये है कि इससे एक अच्छा, ये नियंत्रण पूरी तरह उसमें भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि अगर सपोज करिए कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और वो एक्सपोर्ट करती है और उसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सपोज करिए कि 100 मेट्रिक टन अगर अचार बना के मान लेते हैं कि किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका कितना हो गया? 100 एमटी। और उस 100 एमटी के अनुपात में अगर उसका रॉ मटेरियल है और उसके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, तो ऐसे परिस्थिति में भी सप्लाई को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये तमाम क्लॉज हैं। ये एक बहुत एक पेज का जो लास्ट वाला मैंने कहा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, एक पेज का है, आप लोग गूगल पर इसको देख भी सकते हैं, वो साइट पर मिल जाएगा। और इसके बारे में जो अब इस एक्ट में क्या माने आपका ओपिनियन होना चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में, या फिर सेकेंड वाला एक्ट जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, तो इसमें एक दोष लगता है कि आम तौर पर जो अपने अर्थव्यवस्था में होता है जमाखोरी, जैसे अभी ये कोरोना काल में किस किस तरह की बातें हम लोग सुन रहे हैं, तमाम चीजों के जमाखोरी, जो मेडिकल प्रोडक्ट है या ये तमाम तरह की चीजें सुनी जा रही। बहुत बार इस तरह की जमाखोरी खाद्यान्न के मामले में, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में, कहने का मतलब कि एक मोनोपोली पोजीशन
हो जाता है तो इसका जो क्लॉज है जो 50% प्राइस राइज और 100% प्राइस राइज, एक सलाह आप लोग मतलब एक एज ए स्टूडेंट कि ये कह सकते हैं कि ये सीलिंग को घटाया जाना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि 100% होगा तब ये सरकार इंटरवेन करेगी। दूसरा, इसमें एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि सिर्फ इसके लिए मैंडेटरी किया गया है पैन का, कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो लोग भाग लेंगे जिनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी पैन होगा। ये एक बड़ा वीक आइडेंटिफिकेशन है, इसको और भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए ताकि किसानों के साथ कोई फर्जरी नहीं हो। ये सप्लाई, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि जिन 3 कानून की मैंने चर्चा की, ये तीनों कानून कंपल्सरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है, एक अवसर प्रदान किया जा रहा है किसानों को। ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी फार्मर हैज टू सफर फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहेंगे, हम अपने से खेती करना चाहेंगे, अपने पूंजी लगाएंगे, तो हमको सरकार बाध्य नहीं कर सकती। तो दिस इज एन एवेन्यूज, और ये उसी तरह के हम फार्म एक्ट को देख रहे हैं कि जिस तरह से 1991 में एक इकोनॉमी को ओपन किया गया था, एक इंडस्ट्रियल क्रांति का प्रयास किया गया था, उद्योगों में आमूलचूल परिवर्तन के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था। आप लोग जानते होंगे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की बात आई। ये एक औद्योगिक सुधार के दिशा में एक मील का पत्थर था। जिस तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, उसी तरह से तीनों एक्ट या अलग अलग इसको आप नहीं देख सकते, ये एक इंटायरिटी में ही देखा जा सकता है। और एग्रेरियन इकोनॉमी के समग्रता में हम इसके मेरिट्स को जज कर सकते हैं कि, और उस मामले में पाते हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी में सुधार के मार्ग पर एक एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, एक जबरदस्त सुधार का कदम है। और इंडिया, हम लोग जब स्टूडेंट थे तब से सुन रहे हैं, तब से चर्चा सुन रहे हैं इकोनॉमिस्ट का कि इंडियन एग्रीकल्चर को फार्म इकोनॉमी से फॉर्म इकोनॉमी में लाना है। कहने का मतलब कि जो खेती किसानी है उसको एक पूरे कॉर्पोरेट तरीके से हो। और मैं समझता हूं कि इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड इन द वे टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन द एग्रेरियन इकोनॉमी। और एक एकेडमिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या डेट्रीमेंटल टू इंडियन एग्रीकल्चर है। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी हो तो मैं इनवाइट करता हूँ। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ सर, आवाज आ आप रही लोग, जी जी आवाज आ रही है। जी जी सर, जी सर। आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज मैं आज अब इसको समाप्त करूं। कंक्लूड किया जाए सर। जी सर, कैसा लगा आप लोगों को? कुछ इसका परसेप्शन बना? बहुत बढ़िया सर। हम लोग काफी कंफ्यूज थे इन चीजों को लेकर के, तो काफी हम लोग सर बहुत कंफ्यूज थे इन चीजों को लेकर के, बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन आज पूरा क्लियर कर दिया सर। मैंने कुछ एक एग्रीकल्चर परसेप्शन बना जी कि आप लोग, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ आप लोग शेयर करिए अपना ओपिनियन। अभी तक सर हम लोग सोच रहे थे कि सारी चीज